आपने कभी सोचा है कि जब शहर नहीं थे, खेत नहीं थे, तब लोग अफ्रीका के इतने बड़े बड़े मैदानों में जिंदा कैसे रहते थे? अक्सर हम सोचते हैं कि वो लाइफ प्रिमिटिव थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वहां एक ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती थी जो हमारे आज के सस्टेनेबल लिविंग के गोल से कहीं ज्यादा एडवांस थी? तो चलिए आज हम टाइम ट्रैवल करके उस लाइफ को समझेंगे जिसका हीरो है पैस्टोरलिज्म। ठीक है, तो हमारा सफर एक एपिक मूवी की तरह 4 हिस्सों में होगा। पहले पार्ट में हम मिलेंगे हमारे हीरोज से, उनकी आजाद दुनिया में। फिर पार्ट 2 में आएगा विलेन, नक्शों पर खींची हुई कुछ लकीरें। पार्ट 3 में हम देखेंगे उस विलेन के अटैक का असर। और आखिर में हम देखेंगे हमारे हीरोज का स्ट्रगल, उनका सर्वाइवल। ये कहानी है आज़ादी की, नुकसान की और एक ऐसी हिम्मत की जो आपको हैरान कर देगी। रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए टाइम मशीन का दरवाजा खोलते हैं और सीधा लैंड करते हैं उस अफ्रीका में जहां कॉलोनियल रूल नहीं था। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां गूगल मैप्स पर कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई दीवार नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, बस दूर दूर तक फैली जमीन, नीला आसमान और इंसान का नेचर के साथ एकदम गहरा कनेक्शन। ये थी पैस्टोरलिस्ट की दुनिया। अच्छा, अब ये शब्द पास्टोरलिज्म है क्या? ये सिर्फ जानवर पालने का काम नहीं है, बल्कि एक ब्रिलियंट लाइफस्टाइल है। देखिए, सिंपल सा फंडा है। पैस्टोरलिस्ट्स अपने पशुओं जैसे कैटल, शीप, गोट्स के साथ हमेशा मूव करते रहते थे। जहां घास और पानी खत्म हुआ, वहां से पैकअप किया और आगे बढ़ गए। बिल्कुल वैसे जैसे आज हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए शहर बदल लेते हैं। ये सिस्टम उन जमीनों के लिए परफेक्ट था जहां रेगुलर खेती करना मतलब फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं था, और इससे जमीन को हील होने का, रिकवर होने का टाइम भी मिल जाता था। एकदम परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये मत सोचिए कि ये बस कुछ लोगों की कहानी है। पूरे अफ्रीका में आज भी 22 मिलियन से ज्यादा लोग इसी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। इसमें मासाई, सोमाली, बर्बर्स जैसी कई कम्युनिटीज आती हैं। और हमारी आज की कहानी के जो सुपरस्टार हैं वो हैं ईस्ट अफ्रीका के सबसे जाने माने पैस्टोरलिस्ट्स, द मासाई। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये है मासाईलैंड। कॉलोनियल रूल से पहले ये नॉर्दर्न केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला एक विशाल देश था जिसका कोई बॉर्डर नहीं था, और इस जमीन पर रहते थे मसाई। उनके लिए जमीन किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये पूरी कम्युनिटी का रिसोर्स था, बिल्कुल एक पब्लिक पार्क की तरह जिसे सब यूज कर सकते हैं। और उनकी दौलत सोना चांदी नहीं, उनके कैटल। जिसके पास जितने ज्यादा कैटल वो उतना अमीर। उनकी लाइफ का रिदम घड़ी से नहीं, मौसम से चलता था। ड्राई सीजन में एक जगह तो वेट सीजन में कहीं और। उनकी सोसाइटी भी एकदम सेट थी। सोचो, एक जॉइंट फैमिली की तरह। जो एल्डर्स यानी बुजुर्ग थे वो अहम फैसले लेते थे जैसे फैमिली के बड़े लोग करते हैं, और जो वॉरियर्स यानी यंग मैन थे उनका काम था कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, उनके लिए जमीन पर हल चलाना यानी फार्मिंग नेचर के अगेंस्ट एक क्राइम जैसा था, क्योंकि उससे जमीन ग्रेजिंग के लायक नहीं रहती थी। मतलब उनका पूरा सिस्टम मूवमेंट और शेयरिंग पर टिका हुआ था। तो ये सब आज हमारे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये कोई पिछड़ी हुई लाइफ नहीं थी। ये एक ब्रिलियंट, हाईली अडेप्टेड सिस्टम था जो सदियों तक एक मुश्किल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल रहा। आज जब हम बड़े शहरों में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल लिविंग की इतनी बात करते हैं, तो ये लोग सदियों से वही कर रहे थे। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि नेचर के साथ उसके रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए कैसे जिया जाता है। ये A to Z मास्टर क्लास है सस्टेनेबिलिटी में। अब तक सब ठीक था, एक बैलेंस्ड आजाद जिंदगी। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ट्विस्ट। और यहां ये ट्विस्ट यूरोप से आया। कॉलोनियल पावर्स आईं और अपने साथ लाईं एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल दिया। मैप्स पर खींची हुई अजीबोगरीब लकीरें। लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। जैसे मॉल में सेल लगती है और सब चीजें लेने के लिए भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही यूरोपियन पावर्स पूरे अफ्रीका को आपस में बांटने में लग गईं। और साल 1885 में उन्होंने मासाई लैंड के अस्तित्व पर सबसे बड़ा वार किया। एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाकर उन्होंने मासाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा ब्रिटिश केन्या का हो गया और दूसरा जर्मन टैंगेनिका का। जरा इमेजिन कीजिए, आपके घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए और बोला जाए कि अब से ड्राइंग रूम एक देश है और किचन दूसरा। वही हाल मसाई लोगों का हुआ। और इससे इस ट्रेजेडी का पूरा अंदाजा हो जाता है। इस मैप को देखिए, ये था उनका घर, और फिर आई ये लाल लकीर। यूरोप में बैठे कुछ लोगों ने बस एक कागज पर ये लाइन खींच दी और जमीन पर लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। अचानक उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स 2 अलग-अलग देशों में बंट गए। अब अपने ही घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। और इसका अंजाम सोच से परे।
मसाई लोगों से उनकी ज़मीन का 60% से ज़्यादा हिस्सा छीन लिया गया। उन्हें उनकी सबसे अच्छी ज़मीनों से निकालकर एक छोटे से सूखे एरिया में धकेल दिया गया जहां पानी और चारा दोनों की बहुत कमी थी। उनसे उनकी ज़िंदगी का फाउंडेशन ही छीन लिया गया था। ये असल में दो अलग अलग नजरिए की टक्कर थी। मसाई के लिए जमीन घर थी, कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए जमीन एक प्रॉपर्टी थी जिससे टैक्स यानी रेवेन्यू कमाना था। मसाई के लिए मूवमेंट सर्वाइवल था, वहीं ऑफिशियल्स के लिए मूवमेंट सस्पिशियस था। उन्हें लगता था कि इधर उधर घूमने वाले लोग क्रिमिनल्स हो सकते हैं। जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही थी उसे वो वेस्टलैंड कहते थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो वेस्टलैंड असल में मसाई के पशुओं का फूड कोर्ट था। तो ये आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि मैप्स पर बनाई गई लकीरें सिर्फ सिंपल लाइंस नहीं होती। ये पूरे कल्चर, इकोनॉमी और जीने के तरीके को तोड़ सकती हैं। आज भी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग इन्हीं अचानक बनाई गई बॉर्डर्स की वजह से परेशान हैं, अपने ही परिवार से अलग हैं। मसाई की कहानी इसका एक जिंदा सबूत है। ज़मीन चली गई, आज़ादी चली गई। अब हम देखेंगे कि इस सिकुड़ती हुई दुनिया का, इन बॉर्डर्स का मसाई लोगों की लाइफ पर आखिर असर क्या पड़ा। ये इस कहानी का शायद सबसे मुश्किल चैप्टर है। जरा इन शब्दों को फील कीजिए। हमें मुश्किल है, हम रोते हैं, हम कैद हैं, ये बॉर्डर्स हम पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, हम जी नहीं सकते। ये शब्द मासाई के नहीं हैं, ये 1949 में नामीबिया के काओको लैंड हर्डर्स के हैं। मतलब ये दर्द पूरे अफ्रीका के पैस्टलिस्ट महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, एक के बाद एक मुसीबत। स्टेप 1, उनका मूवमेंट बंद कर दिया गया। उन्हें अपने ही घर के एक छोटे से कमरे में बेसिकली लॉक कर दिया गया। स्टेप 2, उसी छोटे से एरिया में बार बार ग्रेजिंग से जमीन बंजर हो गई। स्टेप 3, जब सूखा पड़ा यानी ड्रॉट आया तो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, वो अपने ही कमरे में फंस गए। और स्टेप 4, नतीजा, चारा खत्म, पानी खत्म और उनके कैटल, उनकी दौलत लाखों की तादाद में मरने लगे। सिर्फ 2 साल के सूखे में 1933 और 34 के बीच केन्या के मसाई रिजर्व में उनके आधे से ज्यादा पशु मर गए। और उनकी बची कुची उम्मीद पर पानी फेरा गेम रिजर्व्स ने उनकी जो सबसे अच्छी, सबसे हरी भरी जमीनें थीं, उन्हें नेशनल पार्क्स बना दिया गया। नाम आपने जरूर सुने होंगे, मसाई मारा, सेरेंगेटी। इन पार्क्स में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। सोच के देखिए, जिस गार्डन में आप बचपन से खेलते आए हैं, अचानक वहां एक बोर्ड लग जाए, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, और आउटसाइडर आपको ही बना दिया जाए। अकेला सेरेंगेटी पार्क 14,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा मसाई जमीन पर बना था। यहां 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। सोचकर बताइए, अगर आपको आपके ही घर में आपके फेवरेट कमरे यूज करने से मना कर दिया जाए और बोला जाए कि अब से सिर्फ स्टोर रूम में ही रहना है, तो आप क्या करेंगे? कैसा फील होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। ये सवाल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इंसानी अधिकारों के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, पार्क्स बनाना, एनिमल्स को बचाना बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी कीमत कौन चुकाता है? कौन डिसाइड करेगा कि जमीन कैसे यूज होगी और किसका सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, जानवरों का या उन इंसानों का जो सदियों से उस जमीन के रक्षक रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी डिबेट है। इतना कुछ खोने के बाद कोई भी हार मान लेता, पर पैस्टोरलिस्ट्स फाइटर्स थे। हमारे सफर का ये आखिरी हिस्सा उनकी हिम्मत की कहानी है। उन्होंने इस बदलती दुनिया में सरवाइव करने के लिए नए रास्ते कैसे ढूंढे, ये देखते हैं। उन्होंने अडेप्ट करना सीखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैमिली बिजनेस पर संकट आने पर वो नए तरीके ढूंढते हैं ना। कुछ लोगों ने अपने पशु कम कर दिए, कुछ अमीर पैस्टोरलिस्ट्स ने जमीन खरीद ली और खेती या बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से गरीब पैस्टोरलिस्ट जिनके पशु मर गए थे, वो शहरों में मजदूर बन गए। उन्होंने पशुपालन को ट्रेड और दूसरे छोटे मोटे कामों के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया, बस जिंदा रहने के लिए। और इसका असर उनके पूरे समाज पर पड़ा। पहले उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट उम्र से मिलती थी। एल्डर्स और वॉरियर्स सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब एक नया फर्क आ गया था, अमीर और गरीब का। जिन्होंने जमीन खरीद ली वो पावरफुल हो गए और जिनके पास कुछ नहीं बचा वो पीछे रह गए। धीरे धीरे कम्युनिटी की जगह कंपटीशन ने ले ली। इस चेहरे को देखिए, इन आंखों में आपको सदियों की रेजिलियंस दिखेगी। उनकी दुनिया, उनका समाज, उनकी जमीन, सब कुछ बदल गया है। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनकी शान आज भी जिंदा है। दे सर्वाइव्ड, दे इंड्योर्ड, और उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और यहीं मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। क्या आगे बढ़ने का यानी डेवलप होने का मतलब हमेशा यही होता है कि हम अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को पूरी तरह मिटा दें, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जहां प्रोग्रेस और परंपरा हाथ में हाथ डालकर साथ चल सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग